Hi guys, the whole world is undergoing the pandemic and the fear of COVID-19, but there is a small hope. एक छोटी सी hope दिखी है ट्रीटमेंट में COVID-19 डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए। ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत जगह फॉलो भी हो रहा है, बहुत जगह इसको परमिशन मिल भी गई है और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं इससे। इस थेरेपी के बारे में आपने सुना तो होगा, इसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। अगर ये ट्रायल्स में सक्सेसफुल होती है, जो कि होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि और कोई इससे बेटर ट्रीटमेंट अभी दिख नहीं रहा है और ड्रग के जो ट्रायल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। उसके कंपैरिजन में जो ट्रीटमेंट है जिसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी, ये काफ़ी पुरानी है, ये कोई नई नहीं है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये समझते हैं हम लोग। कोविड-19 के पेशेंट्स में किसी और इन्फेक्शन की तरह, जैसे कि कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है, किसी और इन्फेक्शन की तरह वायरल पार्टिकल जो है वो फ़ॉरेन है, वो अपनी बॉडी में एंटर करता है और जब वो अपनी बॉडी में एंटर करता है तो अपने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिस कारण से उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये हर किसी की बॉडी बनाती है, हर किसी का इम्यून सिस्टम फाइट करने के लिए वायरस पार्टिकल से एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करता है। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये सर्कुलेट करती है, घूमती हैं अपने ब्लड में और ये उस वायरस पार्टिकल से फाइट करती है। तो आपने सुना होगा, जैसा कि मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी बोला है, ये जो फेटल कंडीशन है कोविड-19 की, वो ज़्यादातर ऐसे लोगों में है जिनके पास प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, जैसे कि डायबिटीज़। ऑब्वियसली डायबिटीज़ क्यों? क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ रिक्वायर्ड है फाइट करने के लिए कोविड-19 के वायरस पार्टिकल से, वो अच्छे से सिंथेसाइज नहीं होती है। ये सिंपलर तरीका है समझने का। आप लोग इतना समझिए कि वो अच्छे से सिंथेसाइज नहीं होती, एडिक्वेट अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं होती है। किसी को हृदय की तकलीफ है तो उसमें भी ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, अच्छे से सिंथेसाइज नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु रेट बहुत ज़्यादा है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं नॉर्मल, जो कि यूजुअली यूथ एज के पेशेंट्स हैं, उनमें ये अच्छे से सिंथेसाइज होती हैं। अगर आप और हम जैसे नॉर्मल पेशेंट्स हैं तो इनमें ये अच्छे से सिंथेसाइज होती है और ये एंटीबॉडीज़ ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करती है और कोई भी पैथोजन हो जिसके कारण से ये ट्रिगर हुई है, ये उनके अगेंस्ट एक्ट करती है। अब ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि कोविड-19 के अगेंस्ट, आई मीन जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडी कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफिक है और ये उसी को मारेगी। तो जब कोई पेशेंट है जो इन्फेक्ट हो गया कोरोना वायरस से और वो कोविड पॉजिटिव आया, वो हॉस्पिटल में था, उसका ट्रीटमेंट चला, अब वो नॉर्मल है क्योंकि उसकी बॉडी ने अच्छे से फाइट किया कोरोना वायरस से, तो उसके ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि जब वायरस पार्टिकल किल हो गया तो वो चली जाएंगी, नहीं, ये उसकी बॉडी में रहती है काफ़ी लंबे समय तक। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि कोविड-19 डिजीज़ के केस में ये कितने समय के लिए आपकी बॉडी में रहती है जब आप ठीक हो जाते हैं तो, क्योंकि इसी पे बेस्ड है कि अगर री इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे कि चिकन पॉक्स, जिसे अपन लोग नॉर्मली माता कहते हैं, उसके केस में अगर एक बार चिकन पॉक्स होता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो अपना इम्यून सिस्टम सिंथेसाइज करता है, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। और इसीलिए अगर एक बार माता हो जाए या चिकन पॉक्स हो जाए तो वो दोबारा नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। तो वैसे ही अब इसका बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको अभी अपन ने इतना टाइम ही नहीं दिया है और एक टाइमलाइन क्लियर होने के बाद ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो सपोज़ कीजिए कि एक पेशेंट है ए, उसको कोविड-19 डिजीज़ हो गई थी, उसने फाइट किया, वो रिकवर हो गया, तो अब उसके ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज़ घूम रही है। और एक पेशेंट है बी, जिसके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है यही सब सिंथेसाइज करने की एंटीबॉडीज़ अच्छे से, तो उसको डिले होगा, उसकी मोर्टेलिटी का रिस्क हाई है। तो क्यों ना अपन जो पेशेंट ए है उसकी बॉडी में जो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज़ हैं उनको कलेक्ट करके और पेशेंट बी को दे दें, जिससे उसकी रिकवरी फास्टर हो जाए। मतलब अपन ने जो टाइम लैप्स था, जो इम्यून सिस्टम को टाइम चाहिए था एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए पेशेंट बी में, उसको अपन ने कट शॉर्ट कर लिया और रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो पेशेंट ए से निकाली थी वो अपन ने पेशेंट बी को दे दी। तो अब वो एंटीबॉडीज़ फाइट करेगी कोरोना से और पेशेंट ठीक हो जाएगा। इस थेरेपी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। प्लाज्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे समझ लीजिए कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्लूइड कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा, और एक सेल्यूलर कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट्स। उसमें सेल्स होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह, ये सब सेल्यूलर कंपोनेंट है। और एक क्लियर पेल येलोइश कलर का कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में ही सारी की सारी एंटीबॉडीज़ और ये सब सर्कुलेट करती हैं। ये एक लिक्विड मीडियम है और
अपन जो है ब्लड में से सेल्यूलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करके प्लाज्मा रख लेते हैं, और जो पेशेंट ए है उसका प्लाज्मा अपन आपने सेपरेट कर लिया और इस प्लाज्मा को अपन ने पेशेंट बी को ट्रांसफ्यूज कर दिया, और प्लाज्मा के साथ ऑब्वियसली क्या गई, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज थी उसके शरीर की, वो अपन ने पेशेंट बी को दे दी। तो इससे एक हायर होप है पेशेंट के ठीक हो जाने की, पेशेंट बी के जल्दी ठीक हो जाने की और उसकी मॉर्टेलिटी काफ़ी कम करने की। तो ये कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है, ये पहले भी दूसरी तीसरी डिजीजेस में पहले भी यूज़ होता था, लेकिन इसके साथ एक रिस्क है ऑब्वियसली, क्योंकि आप ए पेशेंट की बॉडी का कंपोनेंट बी पेशेंट की बॉडी में डाल रहे हो, तो वो बी पेशेंट के लिए फॉरेन हुआ ना, फॉरेन होने के साथ ही वो उसमें जो होगा इम्यून रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है, जिसे ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इलनेसेस कहते हैं। तो एक ये रिस्क होती है, लेकिन हाँ कंट्रोल्ड मेजर्स में ये बहुत पॉजिटिव होप दे सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी। अगर हाँ तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।